So in this lecture, we will do some numerical practice. We are picking numerical specifically from the past years. ठीक है, but before that, let me tell you that which videos you have to refer to go back to the theory part, जिसमें हमने सारी derivations करी है, जिसमें हमने सब उसका बेसिक्स करा है. सी, इस वाले वीडियो में अगर हम अपने कोर्स की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इन सब टॉपिक से आता है. एक हमारा सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग. नेशनल इनकम अकाउंटिंग के काफ़ी टफ लेवल न्यूमेरिकल्स आप अपने 11th 12th में भी करके आए हो, लेकिन इस पेपर के हिसाब से कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं ये आपको लेक्चर नंबर 13 में मिलेगा. ठीक है, सो डोंट मिस दिस लेक्चर. In this video, I am not covering that because I have already covered the past years of national income accounting. Then the other topic from which past years are asked, जो अगर आप past years को analyze करो तो multiplier से सबसे ज़्यादा maximum numericals हैं, जिसमें हमसे equilibrium income पूछी है, budget surplus की बात करी है, full employment budget की बात करी है. तो ये multipliers वाले टॉपिक से काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं. अब क्या है कि लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में हमने इसका थ्योरी पार्ट करा है, जिसमें हमने डेरिवेशंस करी है, उससे इजीली न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं. बट इस वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, हम क्वेश्चंस पिक करेंगे और उन सब चीज़ों को यूज़ करके वी विल सॉल्व. देन लास्ट जो टॉपिक से हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं दैट इज यूनिट नंबर 5. यूनिट नंबर 5 का देयर इज अ वीडियो, ठीक है, जिसमें आई हैव कवर्ड द थ्योरी पार्ट. थ्योरी से ही न्यूमेरिकल्स कनेक्टेड है. अनटिल अनलेस यू हैव कवर्ड दैट थ्योरी इट वोंट बी पॉसिबल टू कवर न्यूमेरिकल्स. सो इन दिस वीडियो हम यूनिट 5 के भी एक दो जो न्यूमेरिकल्स पास्ट ईयर में हैं वो भी उठाएंगे. तो इस वीडियो का बेसिकली इसके लिए आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स के लिए लेक्चर 13 रेफर करो, इसकी थ्योरी के लिए ये दोनों लेक्चर्स, और इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स के पास्ट ईयर से न्यूमेरिकल उठाएंगे और देखेंगे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. जो न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. सो लेट्स स्टिक टू व्हाट हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली. सो लेट्स स्टार्ट. एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, प्रूव दैट द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1. ये इन दोनों लेक्चर्स में भी आपको मिल जाएगा. तो ये बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है क्या? इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपना खर्चा बढ़ाती है और टैक्सेस बढ़ा देती है, लेकिन सेम रेट पे बढ़ाती है. जितने खर्चा बढ़ाती है उतना ही टैक्सेस बढ़ा देती है. तो जब ये होता है तो इससे इनकम कितना चेंज होता है ये हमें निकालना है इस वाले क्वेश्चन में. तो सबसे पहले द थिंग यू हैव टू एज्यूम इज दैट टैक्सेस आर लमसम. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू एज्यूम, क्योंकि जब बीबीएम इज इक्वल टू 1 है ये इसी केस में पॉसिबल होगा. जब टैक्सेस प्रोपोर्शनल है ये पॉसिबल नहीं होगा. तो सबसे पहले हम केनेजियन आइडेंटिटी लिख देते हैं. देखो ये 3 सेक्टर मॉडल है, इसमें एक्स और एम मैंने नहीं लिखा, लिख भी देते तो उससे कुछ चेंज नहीं होता. y इज इक्वल टू सी बार प्लस दिस वाई डी है. ये जो पूरा टर्म हमें यहाँ दिख रहा है दिस इज नथिंग बट वाई डी. y माइनस टी ए प्लस टी आर आई प्लस जी. ठीक है, दिस इज वाई डी. उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर टी ए की जगह हम ये हमने टी ए डाला, सी अंदर ले गए, ये पूरा सॉल्व करा. उसके बाद वी गेट दिस इक्वेशन. उसके बाद हमने पुट करना है ये चीज. हमने क्या करना है, फुली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे डेल्टा 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 लगा के. जब हम फुली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये वाला जो डेल्टा सी बार है इसमें कोई चेंज नहीं आया, टैक्सेस में चेंज आया है, टीआर में कोई चेंज नहीं आया, आई में कोई चेंज नहीं आया, जी में चेंज आया है. वाई में चेंज आएगा जब जी और टीए चेंज होगा. तो फाइनली हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी. बाकी सबकी वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे. ठीक है, अब जब आप ये यहाँ पर हमें पता है कि जी और टीए में जो चेंज है वो इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने जी की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा टीए लिख दिया. जब हमने सॉल्व करा तो हमारा आ गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा टीए, और हमें पता है डेल्टा टीए किसके इक्वल है, डेल्टा जी के. तो हमारा जो फाइनल इस केस से जो बीबीएम है वो इक्वल टू 1 का मतलब यही है कि जितना मेरा टैक्सेस में चेंज होगा, जितना मेरा जी में चेंज होगा, उतना ही मेरा इनकम में चेंज होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ योर बीबीएम. ठीक है, लेकिन अगर हमने टैक्सेस प्रोपोर्शनल एज्यूम करे होते, यानी टी ए इज इक्वल टू टी वाई एज्यूम करा होता है इस वाले केस में यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर ये नहीं आता प्रोपोर्शनल टैक्सेस में. तो बीबीएम इज इक्वल टू 1 ओनली इन केस ऑफ लमसम टैक्सेस. या तो फिर ऐसा टैक्सेस चेंज होते कि यहाँ पर जो डेल्टा टी ए है, ये वाला जो टी वाई वाला चेंज है दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा जी. या तो ऐसा चेंज होता, राइट. ऐसा चेंज नहीं है तो प्रोपोर्शनल में ये इक्वल नहीं होगा. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई हैव पिक्ड दिस फ्रॉम द पास्ट ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कंजम्पशन की इक्वेशन गिवन है, वाई डी हमें ये गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, जी गिवन है, टैक्सेस ये गिवन है. नाउ फर्स्ट थिंग, आर टैक्सेस लमसम और प्रोपोर्शनल इन दिस केस? इन दिस टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल.
सो व्हेन टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल, अभी इसने 4 पार्ट दिए हैं, पहले 2 मैंने लिख लिया। सबसे पहले इसमें हमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम इनकम निकालो। सी जो पास्ट ईयर ग्रुप में शेयर्ड है उसमें पूरे पूरे क्वेश्चन है, इसमें मैंने शॉर्ट में सब चीजें लिखी हैं। यू कैन रेफर टू द पास्ट ईयर फॉर फुल क्वेश्चंस, यू शुड नो द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल। सो नाउ ये आइडेंटिटी है, केनेजियन आइडेंटिटी है, कुछ नहीं है यहाँ पर, सेम यूज करिए। अब देखो ट्रांसफर्स की वैल्यू 0 गिवन है, अगर नहीं गिवन तो यानी 0 है। टैक्सेस की वैल्यू 0.2y गिवन है, ठीक है। जब हमने सॉल्व कर लिया, सारी इनकम को एक साइड ले जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई 19-20 मिस्टेक हो तो लेट मी नो, अदरवाइज द मेथड रिमेन्स द सेम। मेथड क्या है, ये कंजम्पशन की मैंने वैल्यू रखी और ये यहाँ पर y माइनस दिस एंड दिस गोज ऑन। नाउ कंजम्पशन फाइंड करने को बोला, जब हमें कंजम्पशन फाइंड करने को बोला, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब क्या है, कंजम्पशन निकालना है हमें। देखो कंजम्पशन के लिए हमें ये इक्विलिब्रियम इनकम, ये जो हमने यहाँ निकाली है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन एज इट इज ये रहती है, ठीक है। यू पुट द वैल्यू एंड दिस इज द कंजम्पशन दैट यू गेट। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में हमसे पूछा है कि बजट सरप्लस या बजट डेफिसिट बताओ, ठीक है। तो दिस इज, इसका फॉर्मूला ये रहता है, इसमें माइनस टी आर भी रहता है, पर हमें पता है ट्रांसफर्स की वैल्यू इस केस में 0 है। सो हेयर वी पुट 0। जी की वैल्यू हमें 90 गिवन है, यहाँ टी की वैल्यू 0.25 हमें गिवन है, लेट्स चेक। ये देखो गिवन है, और वाई की वैल्यू क्या है, हमने निकाली है 496। यू पुट द वैल्यू, यू गेट द बजट सरप्लस ऑफ दिस, सो दिस इज योर फाइनल बजट सरप्लस। अब सी पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है टैक्सेस बढ़ गए हैं, अब न्यू टैक्स रेट ये है, तो अब हमें दोबारा से वाई स्टार कैलकुलेट करना है, बजट सरप्लस कैलकुलेट करना है। यू कैन डू दैट, ट्राई डूइंग दैट एंड कमेंट सेक्शन में सब अपना आंसर लिखेंगे, दैट वे यू कैन वेरीफाई। उसके बाद हमें बोला है कि अब जब ये टैक्स बढ़ा था तो इनकम बढ़ेगी या घटेगी, इनकम इक्विलिब्रियम इनकम घट जाएगी, तो इनका डिफरेंस बताना है कि अब इनकम कितने से घटी है। यू कैन इजिली फाइंड आउट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डू रेफर टू द क्वेश्चन पेपर फॉर फुल क्वेश्चंस एंड देयर लैंग्वेज। सो इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर्स दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू दे देंगे तुमको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लमसम टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। डू वन थिंग, रिपीट दिस क्वेश्चन व्हेन टी आर इज इक्वल टू 50, ऐसे करके रैंडम वैल्यूज के लिए रिपीट करके देखो। ऑल्सो इस वाले चैप्टर में इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, you can do the back questions of the readings as well, and I've also shared an assignment in the group if you want to practice more. पास्ट ईयर में अभी तक हमें रीडिंग के बैक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस नहीं दिखे, इसी तरह के क्वेश्चंस दिखे हैं, बट ऑब्वियसली इफ दे आर बैक क्वेश्चंस देयर इज नो हार्म इन प्रैक्टिसिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारा यूनिट 5 से पास्ट ईयर में यूनिट 5 से एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्मॉल सी की वैल्यू 0 है, यानी लोग कुछ होल्ड ही नहीं कर रहे। थीटा की वैल्यू 0.2 है, यानी ये हमारा CRR है। मनी डिमांड फंक्शन ये गिवन है, मॉनेटरी बेस हमारा ये गिवन है, इनकम ये गिवन है। हमें सबसे पहले बोला डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी निकालो। सो अगर हमें डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी निकालना है, सो एच डी इज इक्वल टू सी प्लस आर। ये फॉर्मूला हमने थ्योरी पार्ट में करा है, इसके लिए यूनिट 5 की वीडियो देखेंगे, थ्योरी वुड बी वेरी मच क्लियर। अब क्या है कि सी की वैल्यू स्पेसिफिकली 0 गिवन है। देखो जब मैंने वीडियो में कराया तो मैंने सी की वैल्यू 0 लेकर नहीं कराया। अब तुम्हारी जो रीडिंग्स है ओरिजिनली उसमें सी की वैल्यू 0 लेकर करा हुआ है, ठीक है। सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और सी की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन भी हो सकती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सी की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये सी करेंसी C/MD। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, दिस इज अगेन यू हैव टू रेफर टू द थ्योरी पार्ट। जब ये सॉल्व करोगे तो करेंसी डिमांड 0 आ जाएगी। उसके बाद आर रिजर्व्स की डिमांड थीटा इंटू दिस, गो ऑन। रिजर्व फाइंड करोगे, सी की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये फंक्शन में वैल्यू करोगे, आर की वैल्यू ये आएगा, ठीक है। ठीक है, देन एच डी की वैल्यू ये आ जाएगी 0 प्लस आर, ये जो आर हमने निकाला ये फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन कुछ 19-20 कैलकुलेशन मिस्टेक हैं, सो यू लेट मी नो, ठीक है। द होल पॉइंट इज दिस इज द मेथड, ओके। उसके बाद हमसे ना इस केस में इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है बाय इक्वेटिंग सेंट्रल बैंक मनी एंड डिमांड एंड सप्लाई। अब इस क्वेश्चन में एक जो सबसे बड़ी गलती करी जाती है, यहाँ पर पूछा डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी। मनी डिमांड और एचडी में फर्क है। जब हम मनी डिमांड और MS को इक्वल करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। जब हम HD और HS को इक्वल करेंगे तब भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। लेकिन एक जो बहुत कॉमन एरर बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, MD को HS से इक्वेट कर देते हैं। ये गलत तरीका है। या तो अगर आप MD को MS से इक्वेट करो या HD को HS से इक्वेट करेंगे।
ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है बाय इक्वेटिंग एच डी। एच एस हमें गिवन है 1 लाख, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एच डी हमने निकाला था। नाउ एच डी हमने निकाला था, अब क्या कर रहे हैं हम, इस एच डी को 1 लाख के इक्वल पुट कर रहे हैं। ये वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू 2 आ रही है इस केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आई की वैल्यू निकाली, इक्विलिब्रियम हमसे पूछा है कि मनी सप्लाई क्या होगी। मनी सप्लाई का ये फॉर्मूला है, अगेन थ्योरी पार्ट में रेफर करो। डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं मनी मल्टीप्लायर की, मनी सप्लाई की, इससे, ठीक है। सो नाउ यू डू दिस, इफ यू सॉल्व दिस, ये सी की वैल्यू यहाँ 0 है, सी की वैल्यू जरूरी नहीं है 0, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0.2 है, सी की वैल्यू अगेन 0, यू गेट द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई आपकी 5 लाख आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि मनी सप्लाई तो आ गई, अब चेक करो कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या ये जो मनी डिमांड है वो मनी सप्लाई के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, इस आई जो हमें 2 गिवन है, इस पे मनी डिमांड निकालनी है। तो हमारे पास एक मनी डिमांड फंक्शन है जो हमने फाइंड करा था। इसमें 5 लाख इसलिए पुट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। इसमें आई की वैल्यू आप 2 रखो, 2 रखोगे तो ये मनी डिमांड आएगा। तो हम क्या देखते हैं, जब हमने इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पे देखा तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल आया। तो यानी ये चीज प्रूव करता है कि अगर आपने एच डी और एच एस को निकाल के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एम एस और एम डी भी इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट ये आ रहा है कि सपोज करो मॉनेटरी बेस 50,000 है, ठीक है। अब मॉनेटरी बेस अगर 50,000 है तो अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब अगर ये मॉनेटरी बेस है, यानी कि सेंट्रल बैंक मनी का बेस कम कर रही है, एच डी सेम है, एच डी में कोई चेंज नहीं है, ये हमने निकाल रखा है, इन दोनों को इक्वेट करा, एच डी इज इक्वल टू एच एस। नाउ आई की वैल्यू ये आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इस केस में हम देखते हैं बढ़ जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं इस वाले यूनिट 5 में से। और प्रैक्टिस करना है तो क्या करना, सी की वैल्यू 0 की बजाय सी की वैल्यू 0.4 लेकर रख लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करना, इसको रिपीट करना, आंसर्स क्रॉस चेक करना कमेंट सेक्शन में, सो यू कैन डू ऑल दैट फॉर योर प्रैक्टिस ऑल्सो। यूनिट 5 के भी बैक क्वेश्चंस थोड़े बहुत कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, तो बहुत ज्यादा भी उस डिटेल में रीडिंग में लास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मनी मल्टीप्लायर की डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में टर्म यूज करिए, क्रेडिट क्रिएशन मल्टीप्लायर, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू द थ्योरी पार्ट, मनी मल्टीप्लायर की डेरिवेशन वेरी थॉरली फॉर दिस चैप्टर यूनिट 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, अगेन वही क्वेश्चन है, सी गिवन है, आई गिवन है, जी ट्रांसफर्स गिवन है, टैक्स रेट 0.2, ये टैक्स निकालोगे तो ये टी ए इज इक्वल टू 0.2 इंटू वाई, वाई स्टार बी एस ये सब हमें गिवन है, यू हैव टू फाइंड सेम थिंग्स। वाई स्टार इसमें बजट सरप्लस निकालना है, इस केस में टैक्स की वैल्यू ये बढ़ जाती है तो क्या आएगा, और उसके बाद ये भी निकालना है इसमें कि हमारा एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या है। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर माने ये वाला, इसकी डेरिवेशंस भी कर लेना, लेक्चर 8 और 9 में है, इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात, अगर पेपर में बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लायर, उन्होंने बताया नहीं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो जब सिर्फ मल्टीप्लायर बोल रहा है तो वो यही इसी की वैल्यू बात कर रहा है, ठीक है। और देखो टैक्स मल्टीप्लायर, ट्रांसफर मल्टीप्लायर तुम्हारी रीडिंग में नहीं है, बट तो कई बार बैक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पास्ट ईयर में ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर पूछा गया है, तो ऑन द सेफ साइड मैंने लेक्चर 8 और 9 में कवर कर दिया है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे और इसके आंसर्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब क्या है, ये हमें एक और क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है आई, अब इसमें हमसे सेविंग्स पूछ ली है। सेविंग्स का ये होता है, अब वाई एज इट इज माइनस सी, सी की ये वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा, तो सेविंग्स फंक्शन एक तरह से इस केस में ये आएगा -100 प्लस 0.2 वाई, ठीक है। अब इस केस में सेविंग्स फंक्शन बोला है, उसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें ना वाई स्टार निकालोगे। वाई स्टार कैसे निकालोगे, सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई, ये निकाला, ठीक है। अब ये निकालने से हमारे पास एक वाई स्टार आ गया। अब ये बोल रहा है कि सपोज वाई इज इक्वल टू 800, तो यू हैव टू फाइंड द इनवॉलेंट्री इन इन्वेंट्री, ठीक है। इस केस में बेसिकली इफ यू रिमेंबर, जब हमने केनेजियन डायग्राम करा था तो दिस वाज इट, एक ऐसे डायग्राम था, ये हमारा ए डी था और ये हमारा वाई था, ठीक है। तो अब इस केस में हमें पता है कि अगर इस वाली इनकम लेवल है हमारा, ठीक है, जहां पर हमारा ए डी इज ग्रेटर देन वाई, और ये वाला इनकम लेवल है तो यहाँ पर वाई इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। सो इफ यू फाइंड दिस, ये कर ही लेते हैं एक बार।
y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 y प्लस i की वैल्यू क्या है 50 गिवन है 150 0.2 y इज इक्वल टू 150 0.2 750। तो ये वाई स्टार की वैल्यू है। ठीक है, तो यानी हमारे को गिवन है कि सपोज सप्लाई इतनी है, तो सपोज सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, अनप्लान्ड इन्वेंट्री हो जाएगी कितने यूनिट्स की 800 माइनस 750। तो आईयू की वैल्यू यहाँ 50 हो जाएगी इस केस में। हमारी इक्विलिब्रियम इनकम 750 है इस केस में, और हमारी सप्लाई कितनी है 800। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या अमाउंट होगा, तो ये 50 एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हो जाएगी इस केस में। अब फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं, अगर आई हमने इंक्रीज कर दिया 100, तो अब वाई स्टार क्या होगी। यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस। आई की वैल्यू 50 की जगह 100 पुट करो, ये वाई स्टार की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, फिर अगेन देर इज another question, again multiplier का है। if you are seeing there is a repetition of the multiplier question but the method remains the same, the only thing different is इसमें इस 4 सेक्टर मॉडल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर m की वैल्यू 0.1 y है, इसकी वैल्यू हमने एक इम्पोर्ट फंक्शन किया था एम बार प्लस 0 पॉइंट स्मॉल एम वाई। इसमें एम बार की वैल्यू 0 है, स्मॉल एम की वैल्यू 0.1 है, तो उसी का न्यूमेरिकल है ये। सो लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल। सेम हमने करा है, y इज इक्वल टू इक्वेशन रख दी है। अब यहाँ पर हमने पुट करा c की वैल्यू। ठीक है, y माइनस ये वाई डी की वैल्यू में क्या रखा, ये i g, और ये x की वैल्यू, x बार की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10 माइनस दिस। ठीक है, वेन यू सॉल्व फॉर दिस यू गेट y इज इक्वल टू दिस। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। नाउ हियर द थिंग इज दैट यहाँ पर ये जो m है इम्पोर्ट फंक्शन में मैंने माइनस होगा तो ये 0.1 y बन जाएगा। सो नाउ दिस गिव्स यू योर y स्टार। And now next is that you have to find budget surplus. So if you see the method is exactly the same, only one thing is getting added which is 10 minus 0.1 m। अगर यहाँ पर m बार की वैल्यू 0 ना होती अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सिंपली एक और टर्म माइनस हो जाती, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का ये फॉर्मूला रहता है। अब क्या होगा, t की वैल्यू क्या गिवन है हमें 0.2 y की वैल्यू 320 माइनस g की वैल्यू 50। So this gives you the budget surplus. Now next you have to find balance of trade as well in this. Balance of trade के लिए हमें पता है exports minus imports। export की वैल्यू 10 माइनस m की वैल्यू क्या है स्मॉल एम वाई, ये 320। दिस इज अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ माइनस 22। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पास्ट ईयर न्यूमेरिकल्स। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। दिस हैज बीन द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल्स, नॉट वेरी वेरी टफ। So the idea is if you want to practice more, you can obviously look into the readings, but we can't afford to miss these kinds of numericals. And one of the thing which is very very important, expenditure multiplier की derivation, money multiplier की derivation, ये derivations भी miss मत करना। A little mugging might be required, but don't miss them. Okay, that was all. Do share, you can keep sharing the answers in the comment section and cross check with each other. Okay, that was all. Thank you.